रोड, सीवर, बिल्डिंग्स, बिजली और वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर के सिर्फ चंद उदाहरण हैं जो हमारी आज की दुनिया को चलाते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स और सिस्टम की मदद से हम आज की मॉडर्न जिंदगी का पूरा लुत्फ उठा पाते हैं। पर आज हम जानेंगे कि ये सब आखिर बनाया कैसे जाता है। तो अपनी प्लास्टिक कैप और साइड जैकेट पहन लीजिए, क्योंकि आज हम गगनचुंबी इमारतें, बेमिसाल फूलों से होते हुए दुनिया में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे बेहतरीन नमूनों की सैर करेंगे और उन्हें बनाए जाने के शानदार तरीकों के बारे में भी जानेंगे। समंदर के नीचे सुरंग। माना कि इंग्लैंड और फ्रांस दो अलग अलग देश हैं, पर दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 21 मील है। इंग्लैंड के सफेद डोवर क्लिफ और फ्रांस की खूबसूरत क्ले बीच इंग्लिश चैनल के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं। ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ने के लिए कोई सुरक्षित टनल या पुल बनाना लंबे समय तक एक इम्पॉसिबल चीज मानी जाती थी, पर साल 1866 आते आते ये धारणा बदलने लगी। हेनरी मार्क ब्रूनेल नामक एक सिविल इंजीनियर ने पाया कि इंग्लिश चैनल के नीचे चाक माल की एक स्टेबल लेयर मौजूद है। इस पत्थर में पानी का रिसाव ना के बराबर होता है और इसमें कैविटीज भी नहीं होती, जिससे यह सुरंग खोदने के लिए एक परफेक्ट मीडियम होता है। अब चैनल के नीचे एक टनल बनाना मुमकिन लगने लगा था, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक आतनाव, 2 वर्ल्ड वॉर और फंड की कमी के चलते टनल प्रोजेक्ट लगभग ठप सा पड़ गया। आखिरकार 1980 का दशक आने पर फ्रेंच और ब्रिटिश सरकार ने चैनल बनाने के बाद एक जॉइंट प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया। पानी के नीचे महज एक सुरंग बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन प्रोजेक्ट में 3 बातें फाइनल हुई। प्लान के तहत दोनों दिशाओं में जाने वाले 2 ट्रेन टनल के बीच में एक सर्विस टनल भी बनाया जाना था। एक ट्रिपल टनल डिजाइन की लागत $5.8 बिलियन तक पहुंच गई और साल 1988 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। तीनों टनल्स एक ही तरह से खोदे गए थे, जिसमें फ्रेंच और ब्रिटिश वर्कर्स अपने अपने देशों में एक दूसरे की तरफ खुदाई करने के लिए टनल बोरिंग मशीन्स का यूज कर रहे थे। तस्वीर में नजर आने वाली 1100 टन की ये मशीनें हाइड्रोलिक सिलेंडर्स का इस्तेमाल करके अपने आप ही आगे बढ़ती रहीं और उनकी ताकतवर ड्रिल प्लेट्स पत्थरों को काटती जाती हैं। खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को भी ये मशीन एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से अपने आप ही बाहर निकालती रहती है। इतना ही नहीं, चैनल टनल खोदने के लिए यूज की जाने वाली बोरिंग मशीन्स शील्डेड मशीन्स या टनल की दीवार बनाने में भी सक्षम थी, जो सुरंग में कंक्रीट पैनल्स लगाकर उसे ढहने से रोकती थी। फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ही टीमें सुरंग की दिशा पे पैनी नजर रखने के लिए सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम यूज कर रही थी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सुरंगों का दोनों सिरा चैनल के बीचों बीच सटीक रूप से मिले और मार्जिन ऑफ एरर 0.7 इंच से ज्यादा ना हो। इंजीनियर्स को यह भी ध्यान रखना था कि टनल चौक माल लेयर के अंदर ही रहे, जिसके लिए कई दफा समुद्र तल से 240 फीट नीचे खुदाई करनी पड़ी। 2.5 साल की खुदाई करने के बाद प्रोजेक्ट के फ्रेंच और ब्रिटिश सिरे आखिरकार आपस में आकर मिल गए और दोनों साइड के वर्कर्स ने समुद्र के बीचों बीच एक दूसरे का अभिवादन किया। खुदाई तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन सुरंग का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब समय था टनल्स में रेल की पटरियां और बिजली के तार बिछाने का, ताकि रेल और रोड ट्रैफिक सुविधाजनक रूप से शुरू किया जा सके। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद सुरंग की लंबाई 31 मील थी, जो कि पानी के नीचे बनाई जाने वाली दुनिया की अब तक की सबसे लंबी सुरंग थी। इंजीनियरिंग की इस महान उपलब्धि ने आज डोवर से क्ले तक की यात्रा को महज 35 मिनट का बना दिया। यानी अब आप सुबह का नाश्ता पेरिस के किसी शानदार कैफे और दोपहर का लंच इंग्लैंड के किसी बढ़िया से पब में कर सकते हैं। अंडर सी केबल। इंटरनेट पर हम मीम्स, टिकटॉक वीडियोस और शॉपिंग कर पाते हैं, पर यह सब वाईफाई राउटर, सैटेलाइट्स और समुद्र की तली में बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के विशाल नेटवर्क के चलते मुमकिन हो पाता है। इंटरनेट या क्लाउड हमेशा आसमान में नहीं होता, क्योंकि हमारे वाईफाई का ज्यादातर हिस्सा असल में समुद्र के नीचे बिछी 750,000 मील लंबे केबल नेटवर्क की बदौलत चलता है। सो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स चलाएं तो ध्यान रहे कि शायद आपका फेवरेट शो दूर स्थित दुनिया की किसी दूसरे कोने से स्ट्रीम किया जा रहा हो। दुनिया भर में 24,000 मील तक फैली सबसे लंबी अंडर सी केबल जर्मनी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना समेत 33 से ज्यादा देशों तक जाती है। प्लास्टिक और स्टील में लिपटी ये सुपर फास्ट केबल्स 340 टेराबाइट्स पर सेकंड तक की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं, जो किसी घरेलू इंटरनेट के कनेक्शन के मुकाबले 2.5 करोड़ गुना ज्यादा तेज है। ऐसा हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल्स के चलते मुमकिन हो पाता है। कांच या प्लास्टिक की ये केबल्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए सिग्नल को लंबी दूरी तक ले जा सकती हैं। दूसरी छोर पर लगा सेंसर इन सिग्नल्स को बाइनरी कोड में बदलकर नेटवर्क को अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट मुहैया कराता है। नियंत्रित परिस्थितियों में फाइबर ऑप्टिक केबल्स लाइट की स्पीड के 99.7% की स्पीड से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं, जो लगभग 670 मिलियन मील प्रति घंटा के बराबर है। काफी इंप्रेसिव है ना। लेकिन समंदर की तह में इन केबल्स को बिछाने का काम उतना ही धीमा होता है। केबल को एक शिप के पीछे बांधकर 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से खींचा जाता है। शिप को बस पहले से तय रास्ते पर चलते हुए केबल को अपने पीछे पानी में छोड़ते रहना होता है। तट के करीब पहुंचने पर केबल्स को मजबूत आर्मर प्लेटिंग से ढक दिया जाता है, ताकि उनमें किसी भी तरह का डैमेज ना हो। समुद्र के बीच में मौजूद केबल्स आमतौर पर सुरक्षित रहती हैं और अपने खुद के वजन से जगह पर टिकी रहती हैं, लेकिन कभी कभी शिप्स के एंकर, तूफान और भूकंप वगैरह उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे आपका पसंदीदा शो वाईफाई कटने से बीच में रुक जाएगा। वहीं 2014 में देखा गया कि एक शार्क गूगल की एक फाइबर ऑप्टिक केबल को चबाने की कोशिश कर रही थी। अब इससे बड़ा बाइट भला और क्या हो सकता है भाई।
बिल्डिंग खिसकना। मोबाइल होम सुनते ही मेरे मन में सबसे पहले कारवां वैन का ही ख्याल आता है, लेकिन कभी कभार सिटी प्लानर्स को नॉर्मल बिल्डिंग्स को भी बिना तोड़े उनकी जगह से खिसकाने की तरकीब ढूंढनी पड़ती है। 1929 में इंडियाना बेल टेलीफोन कंपनी अपने हेडक्वार्टर को थोड़ा बड़ा करना चाह रही थी, जिसके लिए उन्हें अपनी पुरानी बिल्डिंग्स में से एक को तोड़ने की जरूरत पड़ रही थी। पर समस्या ये थी कि बिल्डिंग को गिराने से उनके कस्टमर्स के एक बड़े हिस्से की फोन सेवा ठप हो जाती। शुक्र है कि कंपनी के आर्किटेक्ट कर्ट वोनगुट, जो संयोग से उसी नाम के फेमस राइटर के पिता भी हैं, उन्होंने एक दूसरा रास्ता खोज निकाला। ढाने के बजाय क्यों ना 10,000 टन की बिल्डिंग को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कंपनी को ऑफिस बड़ा करने के लिए जगह मिल जाए। उन्हें पागल समझकर नौकरी से निकालने के बजाय कंपनी ने कट की सलाह मानने का फैसला किया। स्ट्रक्चर के नीचे सैकड़ों की तादाद में लकड़ी के रोलर्स लगाने के लिए पहले उसे 75 टन की एक हाइड्रोलिक जैक की मदद से 1/4 इंच ऊपर उठाया गया। उसके बाद वर्कर्स ने बिल्डिंग को 15 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से धकेलने के लिए फिर से हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया। जैसे ही बिल्डिंग थोड़ा आगे बढ़ती, उसके नीचे लकड़ी के नए रोलर्स लगा दिए जाते। कमाल की बात है कि कंपनी ने न सिर्फ फोन लाइन काटे बिना बिल्डिंग को शिफ्ट किया, बल्कि इस पूरे दौरान ऑफिस भी बंद नहीं करना पड़ा। शिफ्टिंग के दौरान ऑफिस को गैस और पानी जैसी जरूरी चीजें मुहैया कराने के लिए टेम्पररी पाइप्स और कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। इंडियाना बिल के स्टाफ के लिए ये रोज के जैसा एक दिन था। बस अपनी डेस्क पर बैठकर काम करते वक्त उनकी खिड़की से देखने वाला नजारा धीरे धीरे बदल गया। पूरे 34 दिनों के बाद बिल्डिंग को 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया गया, जिससे ओरिजिनल बिल्डिंग के पीछे एक जगह बन गई थी जिसे आर्किटेक्ट कंपनी के हेडक्वार्टर को बड़ा करने में यूज कर सकते थे। कमाल की इंजीनियरिंग है भाई। ऑफिस से निकली सड़क। 1990 के दशक में दुनिया की अब तक की सबसे अजीबोगरीब बिल्डिंग को बनाया गया था, और वो ये है। आप जापान के ओसाका में स्थित गेट टावर बिल्डिंग को देख रहे हैं। इमारत की 5वीं, 6वीं और 7वीं फ्लोर को बीच से चीरते हुए एक हाईवे गुजरता है। बता दें कि अनोखी बिल्डिंग ओसाका नगर निगम और जमीन के मालिक के बीच पैदा होने वाले महज एक छोटे से डिसएग्रीमेंट की वजह से वजूद में आई। 80 के दशक में यह इलाका पुरानी और जर्जर ऑफिस बिल्डिंग से भरा हुआ था, और लैंडओनर और नगर निगम दोनों ही उस प्लॉट को अपने अपने प्लान्स के मुताबिक विकसित करना चाह रहे थे। मालिक उस जगह पर एक गगनचुंबी इमारत बनाना चाह रहा था, वहीं सरकार उसके प्लॉट पर इलाके से गुजरने वाले एक हाईवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जिट रैंप बनाना चाहती थी। मालिक ने सरकार को जमीन बेचने से इनकार कर दिया और सरकार ने अपना प्लान बदलने से इनकार कर दिया, जिससे शुरू होने वाले 5 साल विवाद ने आर्किटेक्चर के इस दिलचस्प नमूने को जन्म दिया। आखिरकार समझौता हुआ कि हाईवे बिल्डिंग के बीच से होता हुआ गुजरेगा। गेट टावर बिल्डिंग के दोनों पार्टीज को संतुष्ट तो करता है, लेकिन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ अलग तरह की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली थी। पहले बिल्डिंग की 5 फ्लोर खड़ी की गई, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया ताकि हाईवे ब्रिज बनाया जा सके। पुल के अलग अलग टुकड़ों को क्रेन की मदद से उठाकर ऊपर पहुंचाया गया। उसके बाद बाकी की बिल्डिंग का काम शुरू हुआ, जिसके पूरा होने पर सड़क ने एक टनल का रूप ले लिया। कंक्रीट के टुकड़े, कांच के पैनल्स और स्टील बीम्स को रिविट्स और बोल्ट से जोड़कर बाकी की बिल्डिंग को एकदम नॉर्मल तरीके से बनाया गया। बेशक बीच से गुजरने वाली चलने वाली सड़क को छोड़कर इस सड़क के चलते बिल्डिंग की लिफ्ट बाहरी हिस्से पर लगी हुई है और 5 से 7वीं फ्लोर में केवल सीढ़ियां लगी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाईवे के बगल में बैठकर कोई भला कैसे काम कर सकता है, लेकिन इसे इस तरह से बनाया गया है कि सड़क बिल्डिंग को जरा भी टच नहीं करती और सड़क के अगल बगल साउंड प्रूफ मटेरियल भी भर दिया गया है। टनल पूरी तरह से साउंड प्रूफ होने के कारण ट्रैफिक ऑफिस में काम करने वालों को जरा भी डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि इस सड़क में उन्हें थोड़ा फायदा हो सकता है अगर कभी घर पहुंचने में जल्दी हो तो। सर्कस सिटी। आइए पतली सी नाव गोंडोला पर बैठकर इटली के मशहूर शहर वेनिस की तरफ चलते हैं। नहरों और पुलों से भरे शहर को फ्लोटिंग सिटी कहा जाता है, जिसके पीछे सॉलिड रीजन भी है। शहर के टापू समुद्र की तली में धंसे 10 मिलियन लकड़ी के खंभों पर टिके हुए हैं। वेनिस के 120 टापुओं के नीचे की जमीन कुछ एक दलदल जैसी है, जिस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना आसान बात नहीं। जब पहली बार यहाँ 5वीं शताब्दी में निर्माण शुरू हुआ तो आर्किटेक्ट ने लकड़ी के 20 फीट लंबे लाखों खंभे जमीन में गाड़े, जिससे दलदली मिट्टी ठोस हो गई। अब शहर में बनाई जाने वाली किसी भी बिल्डिंग को एक मजबूत और टिकाऊ बुनियाद मुहैया कराई जा सकती थी। वेनिस अभी भी लकड़ी के इन्हीं खंभों पर टिका हुआ, और मजेदार बात यह है कि इतने सालों के बाद ये सड़ने या खराब होने के बजाय खंभे और भी मजबूत हो गए। शहर के नीचे स्थित कीचड़ में जरा भी हवा नहीं होती, जो इन लकड़ियों को सड़ने से बचाती है। मिट्टी में बहुत से मिनरल्स होते हैं, जिन्हें सोखने से लकड़ी के खंभे समय के साथ और भी सख्त होते जाते हैं। जब पुरानी बिल्डिंग्स की मरम्मत के दौरान इन लट्ठों की खुदाई करके उनको काटा गया तो पता चला कि वे पत्थरों जैसी मजबूत और कठोर हो चुकी हैं। इन बुनियादों ने वेनिस को दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक बना दिया है। पर बेहद पुराने ये खंभे समुद्र को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, और पूरा शहर धीरे धीरे पानी में समा रहा है। बढ़ते समुद्र स्तर, टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग और समय के साथ स्ट्रक्चर्स का कमजोर होना भी शहर के डूबने में हाथ बटा रहा है। वैसे तो वेनिस वासी एक एक्वा एल्टा नाम की सालाना बाढ़ की आबादी से आदी हो चुके हैं, पर उसकी गंभीरता साल दर साल बढ़ती जा रही है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2100 तक ये शहर पूरी तरह से पानी में समा सकता है। इसलिए अगर आप पानी पर तैरते हुए इन खूबसूरत शहर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो वेकेशन का प्लान थोड़ा जल्दी बनाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए।
सोलर पावर टावर। भले ही ये स्ट्रक्चर एक बड़ी सी बर्थडे कैंडल केक जैसा दिखता हो, असल में ये एक रियूनेबल एनर्जी प्लांट है जो इजराइल के नेगवी रेगिस्तान में स्थित है। अशालिम पावर स्टेशन में एक बड़ा सा टावर है जो नीचे जमीन पर चारों ओर बिछे हजारों मिरर्स से घिरा हुआ है। इन मिरर्स को हेलियोस्टेट कहा जाता है। ये ऑटोमेटिक पैनल सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन बदलते हुए धूप को 853 फीट ऊंचे टावर के ऊपर लगे एक बड़े से बॉयलर की तरफ केंद्रित करते हैं। इस रेगिस्तान में तापमान 118 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिसके चलते हेलियोस्टेट्स को टावर के थर्मल रिसीवर पे फोकस करने के लिए बहुत सारी सोलर एनर्जी अवेलेबल रहती है। टावर में लगा बॉयलर चारों तरफ से गर्मी सोखने वाले पैनल से घिरा होता है। रेगिस्तान के सूरज तले ये पैनल इतनी गर्मी सोख लेते हैं कि बॉयलर के अंदर मौजूद पानी आसानी से उबलने लगता है। फिर उस पानी से पैदा होने वाली हाई प्रेशर भाप से एक टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा की जाती है। बताने की जरूरत नहीं है कि प्लांट के सेंट्रल टावर को बनाना कोई आसान काम नहीं था। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बड़े पैमाने पर मिरर्स का उत्पादन शुरू करते हुए 3 साल में 50,000 हेलियोस्टेट्स बनाए। फिर उन्हें रेगिस्तान में फिट करने से पहले उनमें सूरज के मूवमेंट के हिसाब से चलने के लिए जरूरी सर्किटरी, गियर और मोटर वगैरह लगानी पड़ी। फिर उन्होंने स्लिप फार्मिंग टेक्निक यूज करते हुए कंक्रीट के खोखले टावर का निर्माण करना शुरू किया। स्लिप फार्मिंग में बिना जोड़ वाला कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कंक्रीट को लगातार डाला जाता है। कंक्रीट डालने के साथ ही वर्कर्स इसके फोल्ड उठाते जाते हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि स्ट्रक्चर का शेप डिजाइन से रत्ती भर भी दर ना हो। टावर बनकर तैयार हो जाने के बाद 165 फीट के बॉयलर को टावर की चोटी तक ले जाने के लिए टीम को ढेर सारी रस्सियों और गरारियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बॉयलर के ठीक से फिट हो जाने पर किसी बड़ी सी बर्थडे कैंडल जैसा ये टावर नीचे जमीन पर लगे मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली गर्मी से जगमगा उठेगा और महज सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करते हुए करीब 1,20,000 घरों को रोशन कर देगा। 142 मिलियन मील दूर स्थित गैस का ये गोला वाकई कितने काम का है ना। पुलों का निर्माण। हमने ये तो देख लिया कि पानी के नीचे सुरंग कैसे बनाई जाती है, लेकिन अगर हमें किसी नदी या समुद्र को ऊपर से पार करना है, पानी के ऊपर पुल बनाना एक बहुत ही जटिल काम है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कीचड़ वाली दलदली जमीन में पुल की बुनियाद आखिर कैसे रखी जाएगी। घबराएं नहीं, क्योंकि इंजीनियर्स के पास एक ऐसा करने का एक नहीं बल्कि कई तरीके हैं। उथले पानी में पुल की बुनियाद डालने के लिए अक्सर बैटर पाइल्स टेक्निक यूज की जाती है, जिनमें मेटल की बड़ी बड़ी रॉड्स को पाइल ड्राइवर्स नामक ताकतवर मशीनों की मदद से नदी के तल में फंसाया जाता है। पाइल्स धंसाए जाने से उनके नीचे की मिट्टी ठोस हो जाती है, जिससे मेटल के खंभे भारी वजन सहने लायक, मजबूत और स्टेबल हो जाते हैं। पाइल्स बहुत ही मजबूत नींव वाली होती हैं और पानी को पूरी चौड़ाई को कवर करने के बाद उनके ऊपर बाकी का पुल बनाया जाता है। वहीं गहरे पानी के बड़े पुलों के लिए ठोस नींव बनाना थोड़ा जटिल होता है। इसका एक तरीका है कॉफर डैम टेक्निक, जिसमें पानी के बीचों बीच सूखी जमीन का इंतजाम किया जाता है। इस टेक्निक में वर्कर्स मजबूत मेटल की बड़ी बड़ी शीट्स को नदी के तल में धंसाकर एक वाटर टाइट गोला बनाते हैं। ऐसा करने के लिए बहुत सी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वाइब्रेट करने वाले हथौड़ों से लैस क्रेन भी शामिल होते हैं, जो शीट्स को उठाकर पानी के नीचे जमीन में गाड़ देते हैं। कॉफर डैम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद क्रू के सदस्य गोले के अंदर मौजूद पानी को बाहर पंप करना शुरू कर देते हैं। इससे गोले के अंदर एक सूखी जगह बन जाती है, जहां वर्कर्स सूखी जमीन पर यूज की जाने वाली कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए नदी के तल में बड़ी आसानी से बुनियाद डाल सकते हैं। खंभों का निर्माण पूरा होने के बाद मजदूर बाड़े से बाहर आ जाते हैं और मेटल शीट्स को हटाकर पानी को फिर से छोड़ देते हैं। इसी तरह जब सारे खंभे पूरी तरह बन जाते हैं तो उनके ऊपर पुल के बाकी हिस्सों का निर्माण किया जाता है। गहरे पानी में पुलों के लिए खंभे बनाने का एक दूसरा तरीका है कैसोन टेक्निक। कंक्रीट के विशाल का स्ट्रक्चर आमतौर पर जमीन पर बनाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सही पोजीशन पर ले जाकर पानी में धंसा दिया जाता है। कैसोन्स कई तरह के होते हैं, जिनमें ब्रुकलिन ब्रिज जैसे वर्ल्ड फेमस स्ट्रक्चर्स में यूज किए जाने वाले न्यूमेटिक कैसोन पथरीले और सख्त तलों वाली नदियों पर पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कैसोन ऊपर से बंद होते हैं, लेकिन इनका निचला सिरा खुला होता है, जिसकी कगर की धार बहुत ही तेज होती है। इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि पानी में छोड़े जाने के बाद ये खुद ब खुद ही डूब जाते हैं और तल के कीचड़ में अच्छी खासी गहराई तक धंस जाते हैं। तल पर पहुंचने के बाद कैसोन में हाई प्रेशर वाली हवा छोड़ी जाती है। दबाव वाली हवा वहां मौजूद पानी को नीचे जमीन में धकेलती है और लगातार मेंटेन किया जाने वाला हाई प्रेशर ग्राउंड वाटर भी बाहर होता है, ताकि कैसोन में फिर से पानी ना भरे। नदी के तल पर काम करने की एयर टाइट जगह बन जाने के बाद वर्कर एक एयर लॉक में बैठकर कैसोन में नीचे उतरने से पहले पानी के तल में शरीर पर पड़ने वाले हवा के दबाव में होने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार करते हैं। फिर वे नदी के तल से मिट्टी और पत्थरों की खुदाई करते हैं। इस दौरान कैसोन अपने वजन के चलते जमीन में और गहराई तक धंसता जाता है, जबकि दबाव वाली हवा जरा भी पानी को अंदर नहीं आने देती।
खुदाई तब तक जारी रहती है जब तक कि कीचड़ के नीचे मौजूद सख्त चट्टानों तक ना पहुंच जाए, ताकि केसन का एक स्टेबल आधार मिले। यह सब पहले से कैलकुलेटेड रहता है ताकि खुदाई फाइनल होने के बाद केसन का सिरा पानी की सतह से ऊपर रहे। सारे वर्कर्स के बाहर आ जाने के बाद केसन का खोखला हिस्सा कंक्रीट से भर दिया जाता है और पुल के लिए एक ठोस और मजबूत नींव बनकर तैयार हो जाती है। तो अगली बार जब आप गहरे पानी पर बने किसी बड़े पुल से गुजरे ना, तो जरूर याद रखिए कि उसे बनाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और जटिल प्रक्रियाएं इस्तेमाल की गई हैं। वाटर ब्रिज। अभी हमने पुल बनाने के कुछ ऐसे तरीके देखे हैं जो कि कार्स वगैरह को पानी के ऊपर से जाने में मदद करते हैं, लेकिन अगर किसी नाव को सूखी जमीन पार करनी पड़ जाए तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वाटर ब्रिज बनाए जाते हैं। नेविगेबल एक्वाडक्ट्स ऐसे पुल होते हैं जो किसी नहर को सूखी जमीन पार करवाते हैं, जिससे नावें घाटियां, सड़कों या दूसरी नदियों को घूमकर पार करने के बजाय सीधी पार कर सकती हैं। यह है सार्ट कैनाल ब्रिज, बेल्जियम में स्थित 1600 फुट लंबा एक नेविगेबल एक्वाडक्ट। इस कमाल के एक्वाडक्ट का निर्माण इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग नामक एक प्रक्रिया के जरिए किया गया था। ये तकनीक अक्सर नॉर्मल ब्रिजेस को बनाने में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि सार्ट कैनाल ब्रिज को बनाए जाने का फुटेज कैप्चर नहीं किया गया था, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया के वोरोनोरा रिवर ब्रिज का ये टाइम लैप्स वीडियो देखकर इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग को समझ सकते हैं। सबसे पहले पुल की नींव बनाई जाती है, जिसमें नदी की पूरी चौड़ाई पर कंक्रीट के खंभों की एक कतार खड़ी की जाती है। फिर पहले से बनाए गए पुल के छोटे छोटे टुकड़ों को इन खंभों पर रख दिया जाता है हाइड्रोलिक जैक की मदद से, और फिर उसको आगे भी खिसकाया जाता है जब तक कि वे पुल के दूसरे छोर तक ना पहुंच जाएं। इसी तरह की निर्माण प्रक्रिया से बेल्जियम का सार्ट कैनाल ब्रिज बनके रेडी हुआ, जो पानी छोड़े जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ये वाटर ब्रिज कैनाल डू सेंटर के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है, और पुल के पूरी तरह से सील हो जाने के बाद जब इसमें पानी छोड़ा गया तो एक नया नहर मार्ग अब पूरी तरह से रेडी था। सार्ट कैनाल ब्रिज तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही नायाब नमूना है, पर कुछ वाटर ब्रिजेस साइज में छोटे होने के बावजूद दिखने में उतने शानदार होते हैं। यह अगला वाटर ब्रिज है द नीदरलैंड्स में स्थित वेलुविमियर एक्वाडक्ट, जो वेलुविमियर लेक के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है, जिसे लेक के पार जाने वाली एक रोड दो हिस्सों में बांटती है। बताने की जरूरत नहीं है कि सड़क डुबोए बगैर इस एक्वाडक्ट का निर्माण करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। क्रू ने सड़क को एक बड़े कॉफर डैम से घेर कर एक सूखी जगह बनाई ताकि सड़क की खुदाई का काम आसानी से किया जा सके। खुदाई पूरी हो जाने के बाद सड़क के किनारों को मेटल की चादरों से ढक दिया गया ताकि उसे झील की नमी से बचाया जा सके। इसके बाद उन्होंने पानी छोड़ने से पहले उन्होंने सड़क के ऊपर कंक्रीट का एक छोटा सा पुल बनाया, जिसके जरिए झील का पानी पुल के आर पार जा सके। बहुत ही काम का होने के साथ साथ इस वाटर ब्रिज को ऊपर से देखने पर बहुत ही जबरदस्त नजारा भी देखने को मिलता है। फॉल्केर्क व्हील। वाटर ब्रिजेस किसी नाव के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, लेकिन कभी कभी दो नहरों की ऊंचाइयों में इतना ज्यादा फर्क होता है कि कोई एक्वाडक्ट वाटर ब्रिज नहीं बल्कि वाटर स्लाइड लगने लगेगा। लेकिन स्कॉटलैंड में स्थित फॉल्केर्क व्हील इस समस्या से निपटने का एक बेहतरीन तरीका मुहैया करता है, जो कि 115 फीट के फासले पर स्थित दो अलग अलग नहरों को आपस में जोड़ती है। यह स्ट्रक्चर एक बड़ा सा फेरिस व्हील है जो नावों को अपने दो खांचों में बिठाकर पानी की एक भी बूंद गिराए बिना उन्हें 115 फीट ऊपर या नीचे पहुंचा देती है। रोटेशन पूरा होने पर खांचे का दरवाजा खुल जाता है और नाव आराम से दूसरी नहर में पहुंच जाती है। इस कमाल के व्हील के निर्माण में बहुत से लोगों को जरूरत पड़ी और 1000 मेंबर्स वाले कंस्ट्रक्शन क्रू ने सबसे पहले खुदाई करके 8.8 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी निकाली ताकि फोर्थ और क्लाइड नहरों को जोड़ने के लिए पर्याप्त जगह बन सके। फिर 7000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 1200 टन स्टील का उपयोग करते हुए उस जगह पर यह व्हील बनाई गई। मशीन बहुत बड़ी है, पर फिर भी वो नावों को बहुत ही नाजुक अंदाज में इधर से उधर करती है। व्हील में 3 बड़े गियर लगे हुए हैं, एक बीच में, एक दोनों खांचों में। बीच वाला गियर 10 हाइड्रोलिक मोटर्स की मदद से स्पिन करता है और कई खांचों को आसानी से स्पिन कराते हैं ताकि ऊपर नीचे किए जाने के दौरान नावें जरा भी तिरछी न हो। नावों को ऊपर नीचे करने में लगभग पूरे 4 मिनट लगते हैं। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ही कम एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी की माने तो व्हील की एक साइकिल कंप्लीट होने में सिर्फ 8 इलेक्ट्रिक केटल्स में पानी उबालने जितनी एनर्जी खर्च होती है। बेशक ये आंकड़ा सच हो सकता है और बात बड़ी लाजवाब है, पर मुझे बस इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि क्या ब्रिटेन में हर चीज की एनर्जी चाय बनाने में यूज होने वाली एनर्जी की यूनिट में नापी जाती है? हाँ? बादलों में बसा पुल। अगर 115 फुट ऊंची फॉल्केर्क व्हील आपको इंप्रेसिव लगी है तो जरा दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर भी एक नजर डालिए। ये जो है चीन का बेईपंजियांग ब्रिज। 1854 फुट ऊंचाई वाला ये ब्रिज एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के मुकाबले लगभग 1.5 गुना ज्यादा ऊंचा है।
पुल का निर्माण एक पेचीदा काम था और महज इसका फ्रेम बनाने के लिए क्रू को 44,000 टन स्टील का इस्तेमाल करना पड़ा। जाहिर है क्रेन का इस्तेमाल करते हुए इतनी ऊंचाई पर पुल नहीं बनाया जा सकता था, इसीलिए इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ अलग तरह के तरीके अपनाए। उन्होंने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जिसमें हर एक गर्डर को एक एक करके जोड़ना शामिल था। जब घाटी के दोनों सिरों पर पुल के मेन खंभे तैयार हो गए तो टीम ने गर्डर्स को बाहर की ओर जोड़ना शुरू किया, जिन्हें सपोर्ट देने के लिए वे क्रॉस केबल्स लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। गर्डर्स को ऊपर उठाने के लिए खास किस्म की क्रेन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नीचे से पुल की पूरी लंबाई के आर पार पहुंचाया जाता। उसके बाद क्रेन को तब पुल के एंड से आगे बढ़ाया जाता, जहां प्रत्येक नए खंड को वर्कर्स खुद अपने हाथों से उनकी जगह पर जोड़ देते। 5 साल के बाद जब ये शानदार पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो घाटी को पार करने में लगने वाली 5 घंटे की ट्रैक हाईवे पर 20 मिनट के वॉक में बदल गई। वाकई लाजवाब। बस इसे पार करते वक्त जरा नीचे मत देखिएगा। टर्बो टनल बेपनजियांग पुल महज 5 सालों में बनकर तैयार हो गया था, जो पुल के भारी भरकम साइज को देखते हुए वाकई बहुत ही शानदार स्पीड थी। लेकिन अगर तेजी से कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो जरा नीदरलैंड के इस क्रू का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, जिन्होंने मात्र 48 घंटों में 230 फीट लंबा एक रोड टनल बना डाला। ट्रैफिक को कम से कम डिस्टर्ब करने के लिए काम को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत थी, सो वर्कर्स ने सबसे पहले सड़क के बीचों बीच खुदाई शुरू की। A12 हाईवे में एक बड़ा सा गैप बनाया। फिर किसी टीवी शेफ की तरह उन्होंने पहले से बनाए गए एक प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट टनल को पहियों का इस्तेमाल करते हुए हाईवे में बने देश में फिट कर दिया। टनल के गैप में ठीक से फिट हो जाने के बाद उसके ऊपर फिर से सड़क बना दी गई, जैसे कभी कुछ हुआ न हो। अगले दिन तक सड़क का डामर सूख गया, उसे आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस टनल को पार करते वक्त ड्राइवर्स को जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि वे तेज रफ्तार इंजीनियरिंग के एक बेमिसाल नमूने के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो इनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के कौन से तरीके को देखकर आप सबसे ज्यादा हैरान हो गए? क्या आप भी किसी ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में जानते हैं जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।